मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब। तेरह अप्रैल सन 1919 ये तारीख भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक मानी जाती है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों मासूम निहत्थे भारतीयों पर बड़ी ही बेरहमी के साथ गोलियां चलाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है। इस घटना के बाद लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की अलख पैदा हो गई थी। देश के कोने कोने से स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। लेकिन आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा क्यों हुए थे? क्यों जनरल डायर ने बेगुनाह भारतीयों पर गोली चलाकर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी? इस पूरी घटना की शुरुआत कैसे हुई थी? जलियांवाला बाग से संबंधित और भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज भी देश की अधिकतर जनता अनजान है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जलियांवाला बाग की पूरी घटना बताऊंगा जिसके बारे में आपको किताबों में नहीं पढ़ाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत 19 मार्च 1919 से होती है। इस दिन अंग्रेजों ने भारत में रॉलेट एक्ट को मंजूरी दे दी थी। इस एक्ट का असली नाम एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट होता है, लेकिन महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहकर संबोधित किया क्योंकि इस नए कानून के तहत ब्रिटिशर्स को कई नए अधिकार मिल गए थे। वे किसी भी नेता या लीडर पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते थे। किसी भी आम नागरिक को संदिग्ध व्यक्ति मानकर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते थे। प्रेस के अधिकारों पर हनन करते हुए प्रेस सेंसरशिप की ताकत भी ब्रिटिशर्स को मिल गई थी। इस कानून का भारत में विरोध किया जाने लगा और 30 मार्च को एक सत्याग्रह की शुरुआत होती है जिसकी कमान स्वामी श्रद्धानंद संभालते हैं। साथ ही वे कर मत दो आंदोलन की भी शुरुआत करते हैं। कर मत दो का नारा सबसे पहले सरदार पटेल ने दिया था और इसी नारे को बाद में आंदोलन का रूप दे दिया गया। 6 अप्रैल के दिन महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस पूरे आंदोलन का मुख्य केंद्र पंजाब रहता है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल पंजाब के दो सबसे बड़े लीडर्स बनकर सामने आते हैं। 9 अप्रैल के दिन रॉलेट एक्ट का उल्लंघन करने को लेकर ब्रिटिश अधिकारी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लेते हैं और इन्हें काला पानी की सजा सुना दी जाती है। दो महान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के लोगों में आक्रोश पैदा हो जाता है। 10 अप्रैल के दिन अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में एक सभा आयोजित की जाती है जिसमें सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को छुड़ाने की मांग पर चर्चा होती है। इन्हें छुड़ाने के लिए आम जनता सड़कों पर उतरना शुरू कर देती है। जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं। कई जगह तो भीड़ को काबू करने के लिए अंग्रेजी सैनिकों ने आम लोगों पर गोलियां भी चला दी, लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जिसके बाद पंजाब में कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है। कर्फ्यू लागू करने के 2 दिन बाद तक यानी 11 और 12 अप्रैल को पंजाब में शांति रहती है, लेकिन लोगों के भीतर गुस्से की ज्वाला अभी तक शांत नहीं होती है। पंजाब के लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन करने का फैसला किया और इस आयोजन की खबर हंसराज नाम के एक व्यक्ति ने जनरल डायर को पहले ही दे दी थी। तो डायर ने 12 अप्रैल को ही अपनी सेना को चौकन्ना कर दिया। 13 अप्रैल की सुबह सभी अपने परिवारों और दोस्तों से मिलकर बैसाखी का जश्न मना रहे थे। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हजारों की संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते लगभग 25,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कई बड़े नेता भी इस सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे जो वहां पर भाषण देने वाले थे। इतने में ही जनरल डायर अपने जवानों के साथ वहां पहुंच गया और बाग में घुसते ही 30 सेकंड के अंदर वह सिर्फ एक शब्द बोलता है, फायर। जनरल डायर के आदेश मिलते ही जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। 50 राइफल और 40 खुकरी के साथ जनरल डायर जलियांवाला बाग पहुंचा था, जिससे साफ था कि वह नरसंहार करने के उद्देश्य से ही वहां गया है। केवल 10 मिनट के अंदर ही जवानों ने 1650 राउंड्स फायरिंग कर दी। लोगों को अपनी जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। फायरिंग शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, जवान हर कोई चीख रहा था, लेकिन जनरल डायर की ओर से फायरिंग नहीं रुक रही थी। सिर्फ बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही फायरिंग रुकती थी। लोगों ने बाग में मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचानी चाहिए, पर कुआं बहुत गहरा था और कुएं में कूदकर कई लोगों की जान चली गई। तो वहीं कुछ लोग दीवार फांदकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डायर के जवानों ने सभी को गोलियों से भून दिया।
एक के ऊपर एक कई लाशों का अंबार लग गया। खूबसूरत बाग में चारों तरफ केवल खून के धब्बे नजर आ रहे थे और लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर उन गोलियों के निशान हैं। जिस कुएं में लोग कूदे थे उससे 120 लाशें बरामद की गई थी। 10 मिनट फायरिंग के बाद जनरल डायर हंसता हुआ वहां से बाहर निकला। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आया उस पर गोली चलाकर उसे मार डाला और अपनी तोप के पीछे रस्सी से बांधकर उसे घसीट कर ले गया। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हो गई, लेकिन असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। हजारों भारतीय इस नरसंहार में शहीद हुए थे। घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे और जितने भी चश्मदीद वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि मरने वालों का असली आंकड़ा अंग्रेजों के आंकड़ों से कहीं अधिक है। स्वामी श्रद्धानंद के मुताबिक मरने वालों का सही आंकड़ा 1800 था। इस घटना की सभी जगह निंदा की जाने लगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना विरोध जाहिर करते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद का खिताब वापस लौटा दिया। इतना अधिक विरोध प्रदर्शन देखने के बाद अंग्रेजों ने लाहौर में हंटर कमीशन का गठन किया और जांच के आदेश दिए। इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें 3 भारतीय और 5 ब्रिटिशर्स शामिल थे। घटना की जांच सबसे पहले लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर द्वारा की गई। जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि अगर वह गोलियां नहीं चलवाता तो वहां मौजूद लोग उस पर हमला कर देते और मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। जनरल डायर ने हंटर कमीशन को बताया कि वे जलियांवाला बाग गया ही इस उद्देश्य से था कि अगर वहां उसे एक भीड़ मिलेगी तो वह वहां फायर कर देगा। और डायर ने बड़े ही गौरव के साथ कमीशन को यह बताया कि मैं चाहता तो बिना गोलियां चलवाए भी भीड़ को वहां से हटवा सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो लोग वापस बाग में आते और मुझ पर हंसते और मुझे मूर्ख समझते। और डायर ने कहा कि मैंने इसे अपनी ड्यूटी समझ ली कि मैं लोगों पर गोलियां चलाऊं और अच्छे से चलाऊं। उसने ये भी कहा कि उसने घायलों की मदद करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि अस्पताल खुले थे और वे वहां जाकर खुद अपना इलाज करवा सकते थे। आखिरकार हंटर कमीशन की रिपोर्ट का यह कंक्लूजन रहा। पहला, कि लोगों को बाग से निकालने के लिए पर्याप्त वार्निंग नहीं दी गई, जो कि एक बड़ी गलती थी। दूसरा, फायरिंग की लंबाई जो कि 10 मिनट थी वो काफी ज्यादा थी और ये भी एक गलती थी। 2-4 गोलियां चलवाकर भी लोगों को वहां से भगवाया जा सकता था। तीसरा, डायर ने अपनी अथॉरिटी का उल्लंघन कर लिया था। चौथा, उस दिन जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार को पंजाब से बाहर निकालने या ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने की कोई भी तरह की कोशिश नहीं की गई। लेफ्टिनेंट डायर जनरल डायर के जवाब से संतुष्ट थे। ध्यान रखिए, यहां पर दोनों डायर अलग अलग हैं। इसके बाद हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कई उच्च ब्रिटिश अधिकारियों ने जनरल डायर के एक्शंस का सपोर्ट किया, पर घटना इतनी गंभीर होने के कारण जनरल डायर का प्रमोशन रोक दिया गया। लेकिन साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जनरल डायर दोबारा इंडिया नहीं आएगा और उसे ब्रिटिश में रहकर ही अपनी सेवा प्रदान करनी होगी। लंदन में जनरल डायर को कर्नल की उपाधि दी गई और एक तलवार देकर उसका सम्मान किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह भी वहीं मौजूद थे। उनकी खुशकिस्मती थी कि वे हत्याकांड में बच गए थे। उस समय उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी और ऐसा नरसंहार देखकर उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की सन 1927 में ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई थी, लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर अभी भी जीवित थे, जिन्होंने जनरल डायर को बेगुनाह घोषित किया था। उधम सिंह उस समय बच्चे थे, लेकिन उनके भीतर बदले की ज्वाला भड़क रही थी। कुछ सालों बाद उन्हें पता चला कि माइकल ओ डायर लंदन में है। लंदन में उन्होंने एक होटल में काम किया, जिससे वे एक पिस्तौल खरीद सके। इस सब काम में उधम सिंह को 21 साल लग गए। 1940 में लंदन में एक मीटिंग हुई जिसमें माइकल ओ डायर भी वहां आया हुआ था। उधम सिंह एक पुस्तक के अंदर बंदूक की आकृति के पेज काटकर बंदूक छिपाकर ले गए थे। उन्होंने लोगों से पूछा कि डायर कौन है, और डायर का चेहरा देखते ही उधम सिंह की आंखों के सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड के वे सभी दृश्य वापस आ गए। कुछ देर बाद जैसे ही माइकल डायर स्टेज पर गया, उधम सिंह ने 3 गोलियां उस पर चला दी। हैरानी की बात यह है कि गोली चलाने के बाद वे वहां से भागे नहीं, बल्कि सरेंडर कर दिया। उधम सिंह ने कहा कि 21 साल बाद जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और उनका संकल्प पूरा हुआ। हालांकि इसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। आज भी इतिहास के पन्नों में सरदार उधम सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है।
लेकिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सरदार उधम सिंह द्वारा माइकल डायर की हत्या का विरोध किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद होने वाले सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एक स्मारक का निर्माण भी किया गया। सन 1997 में जब भारत अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा था, उस समय ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ अपने पति ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के साथ भारत के दौरे पर आई थी। इस दौरान महारानी ने जलियांवाला बाग पहुंचकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और इसे भयावह और विचलित कर देने वाली घटना बताया था। इसके बाद 2013 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भी जलियांवाला बाग पहुंचे थे और इस घटना की निंदा की थी, लेकिन आज तक ब्रिटेन ने कभी आधिकारिक तौर पर इस घटना को लेकर माफी नहीं मांगी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के सभी शहीदों और क्रांतिकारियों को हम शत शत नमन करते हैं। इसी घटना के बाद से ही सही मायने में भारत में ब्रिटिश हुकूमत का पतन होना शुरू हो गया था। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।